तो सबसे पहले इस कड़ी में श्री विष्णु जाजू जी को इनवाइट करना चाहूंगी। जाजू सर्जिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। विष्णु जाजू सर का बहुत स्वागत है। विष्णु जाजू जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जाजू सर्जिकल के प्राइवेट लिमिटेड से, और इनके मार्गदर्शन में आज जाजू सर्जिकल केवल भारत ही नहीं बल्कि 25 से अधिक देश ऐसे हैं जहां पर जाजू सर्जिकल अपनी सेवाएं दे रहा है। किस तरह से काम करता है वो तमाम बातें हम जानेंगे। स्वागत है सर। इसी के साथ मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट को इन्वाइट करना चाहूंगी, श्री मनीष जैन जी को। देवास से हैं और समाज सेवक हैं मनीष जैन सर। सर बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से समाज में अपनी सेवाएं देकर उसको बेहतर बनाना है, ये तमाम बातें सर से जानेंगे। सबसे पहले जाजू जी की ऑडियो विजुअल प्रोफाइल पर नजर डालते हैं कि किस तरह से अपनी जर्नी है इनकी और कैसे योगदान दे रहे हैं। जाजू सर्जिकल स्टाइल एवं अनस्टाइल सर्जिकल डिस्पोजेबल और हाइजीन उत्पादों के अग्रणी निर्माताओं में से एक है। मध्य प्रदेश में जाजू सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना 1993 में हुई और आज इनकी 4 विनिर्माण इकाइयां हैं, जिनमें से 3 देवास में और 1 इंदौर में स्थापित है। ये कंपनी 7 विभिन्न श्रेणियों में 23 उत्पाद की सेवा अपने ग्राहकों को देती है। इनोवेटिव और क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कारण ग्राहकों का विश्वास कंपनी पर बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि मध्य भारत में इतनी अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा अपने सेगमेंट में अग्रणी है। इतना ही नहीं, जाजू भारत के 150 से अधिक शहरों और दुनिया भर के 20 देशों में अपने उत्पादों की आपूर्ति कर रही है। और जोरदार तालियां चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, दूसरे मेहमान हैं मनीष जैन काथियावाला सर, और उनकी क्या कुछ जर्नी थी और किस तरह से समाज में वो अपना योगदान दे रहे हैं, वो बातें जानेंगे एक ऑडियो विजुअल माध्यम से। मनीष जैन ने संघ परिवार, राष्ट्रभक्त समूह, विद्यार्थी परिषद, हिंदू जागरण मंच, संस्था कृपालु, जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, महावीर जयंती उत्सव समिति, वैश्य महासम्मेलन, जैन युवक महासंघ आदि संगठनों में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए मानव सेवा ही सच्चे प्रभु सेवा है को चरितार्थ किया है। इन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, जल सेवा और रक्तदान में ऊंचाइयों के शिखर को छुआ है। लॉकडाउन में 51 जरूरतमंद परिवारों को 1 माह के लिए गोद लिया और अनलॉक में नौकरी से निकाले गए 27 परिवारों को गोद लिया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन और दवाइयों का वितरण, साथ ही कोरोना से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने वाले 21 परिवारों को 3 माह के लिए जरूरत का पूरा राशन और आवश्यक दवाइयां देकर गोद लिया। भिन्न भिन्न धार्मिक स्थलों पर प्याऊ और वाटर कूलर के माध्यम से जल सेवा का बीड़ा भी जैन परिवार ने उठाया है। मनीष जैन रक्तदान महादान को लेकर लोगों को प्रेरणा देने के लिए स्वयं 57 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो किसी के मुश्किल में साथ देने वाला हमेशा फरिश्ता होता है। आप दोनों का स्वागत है सर। विकास कश्यप सर को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, टेरिटरी हेड है गवर्नमेंट सेल्स के। सर चाहूंगी आप हमारे दोनों ही मेहमानों का पुष्पगुच्छ भेंट कर, बुके भेंट कर स्वागत करें। तो एक बार फिर से 2 अलग चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय कि समाज सेवा का क्या कुछ योगदान एक समाज के विकास में हो सकता है, क्यों वो जरूरी है, क्यों किसी का दुख किसी का सुख बांटना जरूरी है, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ जाजू सर्जिकल ग्रुप के हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे वो ग्रुप काम कर रहा है और क्या भूमिका उसकी है, इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। चाहूंगी इस सेशन को आगे बढ़ाएं मेरे सहयोगी आसिफ। धन्यवाद प्रेरणा, और आप भी मुझे प्लीज ज्वाइन करें। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं इस पैनल में। मैं आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। विष्णु सर, पहला सवाल आपसे है। सर माइक आपका। सर ऑलमोस्ट 30 साल होने वाले हैं करीब करीब जब जाजू सर्जिकल की शुरुआत हुई थी। तो 30 सालों का सफर कैसा गुजरा सर, कैसी चुनौतियां रही, और आज 30 साल बाद आप वहां पहुंच पाए हैं जहां 30 साल पहले सपना देखा था कि यहां पहुंचना है? शुरू का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा था, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा सक्सेस चलती गई और आज हम जो जिस स्टेज पे हैं वो जो हमने सोची भी नहीं थी उससे ज़्यादा स्टेज पे हैं। सर आप टेक्निकली बहुत मजबूत हैं,
इंजेक्शन जैसा लगना है वैसे ही लगेगा तो काम करेगा। माइक को सर ऐसे पकड़ लीजिए, आवाज अच्छी पहुंचेगी। जी सर, बोलिए सर। शुरू का सफ़र बहुत संघर्षपूर्ण रहा, जो हर इंडस्ट्री के लिए रहता है। हमारा इंडस्ट्री एक्चुअली लेबर ओरिएंटेड ज़्यादा था और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो इस हिसाब से और भी ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन धीरे धीरे हमने ऑटोमेशन की तरफ ध्यान दिया और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, तो जिस स्टेज पे आज हम हैं उसकी हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे कभी। 1993 से सर इसकी शुरुआत हुई थी, तब से लेकर अब तक के सफर में चाहूंगी थोड़ा सा प्रकाश डालिए। 1993 से लेकर अब तक का सफर कैसा रहा है, कितना चुनौतीपूर्ण? नहीं, संघर्ष बहुत अच्छा रहा, संघर्षपूर्ण जरूर था, क्योंकि हमारे लिए जो हमारे प्रोडक्ट थे वो एकदम नए थे, तो उनको डेवलप करना बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट्स वाला काम था। लेकिन धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते गए और आज जो स्टेज है वो हमारे हिसाब से हम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। हमारे साथ जिस पैनल में दोनों मेहमान हैं, एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। दूसरे सामाजिक सेवा में समाज और प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। मनीष जी, बहुत से लोग सोचते हैं पैसा कैसे आगे बनाऊं, कैसे बिजनेस आगे बढ़ाऊं, गाड़ी और लंबी हो जाए, घर और चौड़ा हो जाए, बच्चे विदेश में पढ़ें। आप सामाजिक सेवा कर रहे हैं और जाहिर बात है कि बिना दाम कुछ होता नहीं है, तो पैसा भी इसमें खर्च होता है। तो सामाजिक सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली? देखिए, प्रेरणा की जो बात है तो मानव जन्म है बहुत पुण्यों से मिलता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवान आदिनाथ और भगवान माहिर स्वामी द्वारा स्थापित जैन धर्म में पैदा हुआ हूँ। तो प्रेरणा तो वहाँ से ऑटोमेटिक आई जाती है। दूसरा, मेरा जो बाल्यकाल है पूरा वो संतों के निश्रा में हुआ है। आचार्य विश्व रत्न सागर जी, नवरत्न सागर जी महाराज साहब, वैराग्य रत्न सागर जी महाराज साहब, तो साधु संतों का और परिवार का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण घटक होता है आपके जीवन में। साथ ही मेरा परिवार, मतलब मेरी माता जी जो हैं वो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति हैं। उनके संस्कार, पिता के उपकार, जीवन संगिनी का समर्पण, बच्चों का प्यार और मित्रों के सहयोग से ही मुझे ये सब करने की प्रेरणा मिलती है। सर, कोविड काल बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन उस दौरान जब हम लोग सब अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे थे, हम तो नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारा भी कार्य क्षेत्र कुछ ऐसा ही है, लेकिन सर बहुत से लोग नहीं निकल पा रहे थे घर से बाहर, और सही भी था, वो एक तरह से समाज सेवा थी। लेकिन ऐसे दौर में बहुत से परिवारों ने मुश्किलें भी देखी हैं, मुश्किलों का सामना किया है। उन परिवारों को आपने गोद लिया, उनकी मदद की, कैसे संभव हो पाया है सर? देखिए, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो अहिंसा और जीव और जीर्णोद्धार पर आधारित हैं। कोरोना काल बहुत ही भयावह था, ये आपने हम सबने देखा है। तो अचानक से ऐसे विचार आया इन सब परिस्थितियों को देखते हुए कि असल में जीवन को सार्थक करने का समय अब आया है। हमें, हमारे परिवार ने यह मिलकर सुनिश्चित किया कि हमें कुछ करना चाहिए। मानव सेवा ही सच्ची प्रभु सेवा है। इसी उक्ति को चरितार्थ करते हुए हमने बहुत सारे बीड़े उठाए, हमारे परिवार ने उठाए। जब वास्तव में कोरोना जो महामारी जो थी वो इतनी भयावह थी और घर से बाहर निकलना मतलब मौत को निमंत्रण देना था। लेकिन घर बैठने से बाकी सब लोगों की समस्या जो हमें सामने दिखी, मुझे सामने दिखी, तो उसमें मैंने सबसे पहले जैन समाज के सहयोग से ये बीड़ा उठाया। हमने 12 किलो की राशन किट, जिसमें 12 किलो सामान था और 15 आइटम थे, मतलब आटा, दाल, शक्कर, चाय से लेके साबुन, शैम्पू तक हमने उसमें रखे, ताकि किसी को भी किसी भी चीज़ की आवश्यकता के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। उस 500 किट जैन समाज के सहयोग से हमने वितरित की। फिर लगभग 400 किट, ऐसे लगभग 900 किट मैंने स्वयं जाकर, और ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो क्या होता है, निम्न वर्ग परिवार को तो बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती, राशन कार्ड होते हैं उनके पास, सरकारी सुविधाएं मिल जाती, बहुत सारी संस्थाएं उनके पास भोजन के पैकेट और राशन के पैकेट ले जाते हैं। पर ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार जो न किसी से बोल सकते हैं, न किसी से मांग सकते हैं शर्म के वजह से,
तो ऐसे लोगों को हमने हमारे सोर्सेस से 51 परिवार ऐसे ढूंढे जिनको हमारे परिवार ने गोद लिया और उनको आवश्यक राशन और आवश्यक दवाइयों की हमने वितरित की। इसके बाद जब केंद्र सरकार के कुछ गाइडलाइन आई थी तो उद्योगों ने बहुत से लोगों को आधा वो करने के चक्कर में 50% के चक्कर में बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया। तो उन 51 परिवारों में से 27 परिवार ऐसे चयनित किए जिनको नौकरी से निकाल दिया। तो उनको फिर 1 माह के लिए हमने गोद लिया और इसीलिए लिया कि ताकि वो 1 महीने के अंदर दूसरी नौकरी ढूंढ सकें, कोई काम धंधा ढूंढ सके। इसके बाद एक दूसरी लहर बहुत ही भयावह थी, बहुत लोग मौत के ग्रास बने उस कोरोना काल में। तो उनको आवश्यक ऑक्सीजन सिलेंडर, इंजेक्शन, दवाइयाँ ये हमने वितरित की। और एक सबसे बड़ी बात ये कि जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई उन परिवारों को, ऐसे 21 परिवारों को 3 माह के लिए गोद लिया कि ताकि धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी वापस पटरी पे आ जाए। तो उनको वापस वही पूरा ज़रूरत का सामान, आवश्यक दवाइयाँ, दूध, गैस सिलेंडर तक भी हमारे परिवार ने वितरित की। बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देख चुके हैं कि जब कोरोना काल आया था तो उस वक्त समाज सेवी, डॉक्टर्स, नर्सेज, वो लोग जो सर्जिकल का सामान बनाते हैं या मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं, उन लोगों की छुट्टी नहीं थी। वो लोग अपने काम पे लगे हुए थे ताकि हम लोग सब सुरक्षित रह सकें। हम भी आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, हम भी अपने घरों से दूर रहते थे। तो आप तालियां बजा सकते हैं उन सब सुपर हीरोज़ के लिए जिन्होंने हम सब के लिए काम किया। कुछ पर्दे के सामने दिखे, कुछ पर्दे के पीछे थे, लेकिन हम सबका साथ दिया। जाजू सर, जब कोरोना की बात चली है तो उस वक्त बहुत प्रेशर आप पे भी रहा होगा, क्योंकि हमें बहुत तेज़ी से मरीजों के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए थे। ऑक्सीमीटर जो किसी ने नाम नहीं सुना था, वो हर घर की ज़रूरत बन गया था उस वक्त। हर कोई अपना ऑक्सीजन लेवल नापना चाहता था, SO2 नापना चाहता था, जिसको कभी कोई मार्केट में ढूंढता नहीं था, अब वो हर घर के लिए चाहिए था। तो ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जा सकें, और बाकी भी, सिर्फ ऑक्सीजन मीटर क्यों, और संसाधन उतने ही है, मैन फोर्स उतनी ही है। तो कैसे आपके पास वो प्रेशर डील करने, कैसे आपने प्रेशर डील किया, क्योंकि उस वक्त बहुत मांग बढ़ गई होगी हर चीज़ की। कोरोना सब लोगों के लिए बहुत क्रूशियल पीरियड था और फार्मा के लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड ज़्यादा थी और सप्लाई अपन उस कैपेसिटी में कर सक नहीं रहे थे। तो अभी सब जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेट हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जी हेलो हेलो सर, आप बोलिए सर। जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेट हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे, अब हमने इंपोर्ट किए 200 पीस और आए हैं 50 पीस बाई एयर मंगाए। लेकिन अब लोगों की डिमांड इतनी थी कि हम किसको देवें किसको नहीं देवें। कई संस्थाएं थी, उनको हमने कंफर्म किया था, कई हॉस्पिटल्स को हमने कंफर्म किया, लेकिन अब हमारे पास लिमिटेशंस थी सप्लाई करने की, तो बहुत लोगों से सुनना पड़ा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए हमारे पास हमारे सप्लायर ने बहुत अच्छा सप्लाई किया, फैक्ट्री में अच्छा प्रोडक्शन। जाहिर तौर पर सर, सप्लाई जो अच्छे से किया, जो बेहतर काम किया सर, वो सब सुन पाए, इसलिए चाहूंगी माइक को थोड़ा सा तो सर थोड़ा नीचे हो सकता है। तो हमारे पास प्रोडक्शन, फैक्ट्री में प्रोडक्शन लेना एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम था कोरोना पीरियड में, क्योंकि कोरोना पीरियड में लेबर का आना, रॉ मटेरियल का आना, फिर सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट संस्थाओं की तरफ से हमको अच्छा सपोर्ट मिला और हमने बहुत अच्छी तरह सब जगह सप्लाई किया। प्रोडक्ट्स क्या क्या बनाते हैं हम सर जाजू आर्टिकल्स में, और कहाँ कहाँ उनकी सप्लाई होती है? हमारा सर्जिकल ट्रेसिंग और डिस्पोजेबल्स का है। अभी हम लोग होम प्रोडक्ट्स में जैसे न्यूबुलाइजर, थर्मामीटर, इनमें भी प्रोडक्ट में जा रहे हैं। और हमारा थ्रू आउट इंडिया सब जगह सप्लाई है, फॉरेन में सप्लाई है। हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कंसंट्रेट कर रहे हैं। मनीष सर, सवाल मेरा आपसे है, एक बहुत अलग चीज़ ये सीड बॉल के प्रति, आप अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन सीड बॉल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं भी समझना चाहूँगी। क्या वो कारगर है सर? क्या वो सचमुच कारगर है, काम करता है? बिल्कुल कारगर है। 60 से 70% उसका सक्सेस रेट है। एक्चुअल में होता है ये है कि आमतौर पर जो पौधारोपण होता है
तो उसमें पानी डालना पड़ता है, उसका रखरखाव करना पड़ता है, जाली लगाना पड़ती है। तो कुछ सालों पहले ये विचार आया, सीड बॉल बहुत जगह पहले से भी आ रहे हैं। क्या क्या हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसके साथ साथ मैंने भी पूछा था कि भविष्य में आगे हमारी क्या योजनाएं हैं, हम क्या क्या और बनाने वाले हैं, अभी क्या क्या चीज़ों पर और काम चल रहा है, क्योंकि तकनीक बदल रही है। अभी फिलहाल हमारा सर्जिकल ड्रेसिंग और सर्जिकल डिस्पोजेबल्स पे कंसंट्रेशन है, और हम लोग आगे नए प्रोडक्ट होम प्रोडक्ट्स में जैसे न्यूबलाइजर, थर्मामीटर और सक्शन, कई चीज़ें ऐसे नए डेवलपमेंट ला रहे हैं कि जो अभी तक केवल इंपोर्ट होते थे, लेकिन अब यहाँ बना के हम लोग उसको यहाँ सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग करके यहाँ सप्लाई करेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे एक फॉरेन करेंसी भी सेव कर सकते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से हमारा प्लानिंग है आगे सर। मनीष सर, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जब समाज सेवा की बात आती है तो बार बार वो दौर याद आ जाता है जिसको कोई याद करना नहीं चाहता, वो है कोरोना का दौर। और उस वक्त प्रवासी मजदूरों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये हम सब जानते हैं। उनको कैसे मदद पहुंचाई सर? देखिए, कोरोना काल में जब जो महानगर हैं उसमें अन्य राज्यों से बहुत सारे मजदूर परिवार रहते हैं, तो जब लॉकडाउन लंबा खींचने का माहौल जब बना तो वो परिवार सब पलायन करने लगे। कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिल से, कुछ रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से, कुछ लोडिंग वाहनों से। तो पूरे मध्य प्रदेश में संभवतः सबसे पहले हमारी संस्था कृपालू ने ये शुरुआत की कि उन्हें भोजन पैकेट रास्ते में दिए जाएं। भोजन पैकेट, पानी की बोतलें, बिस्किट्स और सारी हमने सुविधाएं, उन्होंने दिन भर हम लोग वहाँ पे बाईपास पे खड़े रहते थे और जितने भी निकलने वाले लोग हैं उन सबको हम ये सब सामग्री देते थे ताकि उनका 1-2 दिन का व्यवस्था बन जाए। एक सर, प्रेरणा ने सीड बॉल का सवाल पूछा था। जी। सीड बॉल के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है, ये दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ बंजर इलाके हैं, जी बिल्कुल, लेकिन वहाँ पौधे लगने की संभावना है, और हरा भरा करने के लिए उन बीजों को वहाँ पर फेंकना, और मानसून के मौसम में ताकि बारिश वहाँ पड़े और वो पौधे उगें। बिल्कुल। इसके अलावा वो अहम चीजें क्या हैं जो सीड बॉल को हम एक वृक्ष के तौर पर तक बड़ा करने में जिन चीजों का ख्याल रखते हैं, और तब जबकि हमारे सीएम साहब भी कहते हैं, आप भी पर्यावरण के लिए बहुत जागरूक करते हैं लोगों को, कितना जरूरी है कि हम पौधरोपण करते रहे। हमको जहां जगह मिले हमको वहां फिर से जंगल खड़ा करना है, काटे हम ही ने हैं। देखिए, विकास कार्य जो होते हैं तो उसमें लगभग सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है तो ये पेड़ पौधों को पड़ता है। जो सालों से पेड़ बड़े हैं, सालों पुराने हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है, सड़कों किनारे जब आती हैं, 4 लेन बनते हैं, हाईवे बनते हैं, तो सबसे पहले पेड़ ही काटे जाते हैं। हालांकि अब तो उसका संरक्षण थोड़ा वो कर दिया है कि उसको ऐसे कैसे उखाड़ के और दूसरी जगह लगाया जाता है। लेकिन और दूसरा अपन ने देखा कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम एक बहुत आई थी, तो इसलिए हर व्यक्ति को, हर समाज के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, यथाशक्ति वृक्षारोपण तो करना ही चाहिए। रही बात सीड बॉल की, तो वो पर्वतीय क्षेत्र में भी आजकल पौधे वृक्ष बहुत कम होते जा रहे हैं। ये देखने में आया है कि वर्षा काल में उन्हें केवल फेंक के आना होता है। अपने आप मिट्टी, बारिश जब पड़ती है तो अपने आप मिट्टी में से वो बीज निकलता है बाहर और वो अंकुरित होता है और धीरे धीरे पौधे का रूप ले लेता है। तो ये एक वृक्षारोपण और सीड बॉल रोपण ये बहुत आवश्यक है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और सभी को वृक्षारोपण करते भी रहना चाहिए, पौधरोपण करते भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर पेड़ हमने काटे, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन पेड़ों को अपने भविष्य के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए वापस से लगाएं। सर, मैं आपके पास आऊंगी। अगर जाजू सर्जिकल की बात करें, 150 शहरों में देश के तो है ही वो, लेकिन विदेशों में भी जानी जाती है। 25 कंट्रीज ऐसी है जहां पर ये प्रेजेंस रखती है अपना, और उस प्रेजेंस को बरकरार रखने के लिए कितनी चुनौतियां आप महसूस करते हैं? इसी के साथ आगे क्या कुछ फ्यूचर गोल्स हैं आपके, क्या कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं जिससे ये जो कंपनी है वो उसी तरह से आगे काम करती रहेगी? हमने अभी एक नया यूनिट डाला है जो यूरोपियन सीई के हिसाब से बनाया है। वो शायद इंडिया में बहुत इनोग्यूनरी यूनिट इस तरह से बने हुए हैं। एमपी में तो शायद कोई भी यूनिट फार्मा का ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा है कि आगे यूरोपियन सीई लेके हम इसको हमारे एक्सपोर्ट को ज़्यादा डेवलप करें। और मैंने जैसे पहले भी बताया, हम लोग नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, तो उनका केवल एक्सपोर्ट पे कंसंट्रेशन हमारा ज़्यादा रहेगा। प्रोडक्ट्स बना देना और साथ ही उसमें डिज़ाइन का भी ख्याल रखना,
ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिज़ाइन ना सिर्फ प्रोडक्ट को सुंदर बनाता है, बल्कि डिज़ाइन उसको हैंडलिंग भी उसकी आसान करता है, उसको एक अलग लुक भी देता है। और आपके प्रोडक्ट्स अपने डिज़ाइन के लिए भी जाने जाते हैं। तो डिज़ाइन कितना अहम है मेडिकल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में या इक्विपमेंट्स में, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। डिज़ाइन और पैकिंग, आजकल सब जगह पैकिंग और डिज़ाइन देख के ही आइटम बिकता है प्रोडक्ट पहले स्टेज पे, और उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन नंबर आता है। तो ज़्यादातर पैकिंग पे हमारा कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है कि हम अच्छी से अच्छी पैकिंग देवें। और क्वालिटी तो नो डाउट, क्वालिटी तो आजकल कस्टमर सबसे पहले प्रीफर करने लग गया। तो दोनों पे हमारा पूरा ध्यान है और हम चाहते हैं आगे इस पे एकदम कंसंट्रेट करके काम करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एकदम सबसे पहला हमारा होता है। मनीष सर, समाज सेवा की बात जब आती है, फंडिंग एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि पैसे कहाँ से आए। हम समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं, वो फंड सर आप कैसे जुटाते हैं? देखिए, ये तो एक अंदर से प्रेरणा आती है और प्रभु हमें केवल माध्यम बना के भेजता है, करता वही है। और कहीं मैं आज तक कहीं गया नहीं किसी के पास भी मांगने, बस परिवार सहयोग देता है और वो कभी मना नहीं करते हैं कि कब कहाँ कितने रुपए लग रहे हैं, लेकिन रुपए विषय नहीं है, केवल एक। तो सालों से तो ये परंपरा चली आ रही है कि हमें समाज के लिए कुछ योगदान देना है, आगे भी इसी तरह जारी रहेगी? हाँ बिल्कुल, जब तक प्रभु इच्छा है और अपने शरीर का एक मतलब क्षण इसी में बिताना है बस। जाहिर तौर पर उम्मीद भी यही करते हैं कि इसी तरह से आगे जारी रहे। लेकिन सर, युवाओं में भी इसी तरह की भावना डेवलप हो कि वो लोग भी समाज सेवा में अपना योगदान दे सकें, और एक दूसरे के केयर करने की जो भावना है वो बहुत ज़रूरी है, आजकल लगता है खोती जा रही है। वो कैसे डेवलप कर सकते हैं आज के युवाओं में? देखिए, मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, लेकिन बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। आज हमने कोरोना काल में देखा कि परिवार के सभी सदस्य ग्रसित हो गए थे उस महामारी से। तो कोई डॉक्टर के यहाँ ले जाना, मतलब एक जो भाव था वो बहुत जगह देखने में आया कि ख़त्म सा हो गया था। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपस में प्यार सामंजस्य ये हम लोग बनाएं। और प्रभु ने मानव जन्म दिया है, तो मानव सेवा, समाज सेवा, जल सेवा, पर्यावरण संरक्षण, रक्तदान, क्योंकि बहुत सी मौतें रक्त के अभाव में हो जाती हैं, तो रक्तदान। और अब तो युवाओं को ये सोचना चाहिए कि एक अंगदान भी एक महत्वपूर्ण एक विषय है आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारी जो अंग हैं वो अगर हम अपने परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है दुर्भाग्य से, तो वो अंगदान करें और जिससे नई जिंदगियां बन सके। बिल्कुल, नर सेवा ही नारायण सेवा है। एक आखिरी सवाल मेरा जाजू सर आपसे, आप सफल उद्यमी हैं, युवा जो इस क्षेत्र में आ रहे हैं या फार्मा या सर्जिकल साइट में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? आगे वाला पीरियड और भी ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जो आदमी आगे का सोच के चलेगा कि सपोज भाई आज नहीं 10 से 15 साल का आगे व्यू लेके चलेगा, वही आगे सक्सेस हो सकता है। अगर कोई शॉर्ट टर्म अगर अपना व्यू लेके चलेगा, तो अभी कंपटीशन का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो शॉर्ट टर्म बहुत कम चलता है। आदमी 10-15 साल का व्यू लेके चलेगा ना, तो डेफिनेटली वो सक्सेस होएगा। सर बहुत धन्यवाद आपका, विष्णु सर और मनीष सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस मंच पर आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सर मंच पर रहिए प्लीज। प्रेरणा, तो चिकित्सा का क्षेत्र कैसा है, कैसे आगे बढ़ सकता है और समाज कैसे आगे बढ़ सकता है, इन दो विषयों पर हमने एक सार्थक चर्चा की है। सर चाहूंगी आप दोनों मंच पर मौजूद रहें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव त्रिपाठी सर को, एमपीसीजी सेल्स हेड हैं। सर चाहूंगी आप हमारे दोनों ही मेहमानों को मेमेंटो देकर, स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित करें। तो स्मृतियां बेहद आवश्यक होती हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, स्मृतियां हमेशा इस बात का आभास कराती रहती हैं कि हमें जो हम समाज के लिए बेहतर कर रहे हैं उसको भी इसी तरह से आगे निरंतर जारी रखना है। और चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर हमेशा संभावनाएं बनी रहती हैं, उसमें नवाचार की हमेशा ज़रूरत रहती है। और कैसे नवाचार किए जाएं, इसके लिए जाजू सर्जिकल हमेशा प्रयासरत है, कार्य कर रहा है। इसी के साथ मनीष जैन, कायथा वाला जी भी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बताया कि समाज में उन्होंने कैसे अपना योगदान दिया। कोरोना का मुश्किल दौर था, लेकिन पीछे नहीं हटे
और लगातार डटे रहे, समाज की सेवा करते रहे, लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए, लोगों के जीवन को संवारने के लिए समाज सेवा जितनी हो सकी अपनी ओर से जितने प्रयास हो सके किए हैं। इसी खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।